जीने के लिए जान जरूरी है माय डियर, जीने के लिए जान जरूरी है और कुछ पाने के लिए अरमान जरूरी है। जीने के लिए जान जरूरी है और कुछ पाने के लिए अरमान जरूरी है। मेरे जिंदगी में कितने भी गम क्यों ना हो मेरे दोस्त, लेकिन आपके लबों पर मुस्कान जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपका अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। बेटा ये देखिए एसएससी जीडी के लिए हमारी सीरीज चल रही है और आज हम पढ़ने वाले हैं गणित। अच्छा, एसएससी जीडी में यदि आप देखोगे ध्यान से तो उसमें लिखा गया है एलिमेंट्री मैथ्स, मतलब प्रारंभिक अंकगणित पूछी जाएगी आपसे। तो क्वेश्चन इतने टफ नहीं होंगे कि एसएससी सीजन तक पूछे जाएंगे, लेकिन इतने आसान भी नहीं होंगे बच्चा, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर करेंगे। यदि आप हमारा लेक्चर देखना चाहते हो तो पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो हमने एसएससी सीजीएल तक पढ़ाया है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के लिए, पुलिस के लिए, ये जो ऐसी वैकेंसीज होती थी आर्मी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, जिसके लिए केवल प्रारंभिक अंकगणित होती है, जिसके लिए आपको बेसिक जानकारी आपकी होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला पार्ट है और हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप अपना प्यार दिखाने के लिए लाइक करके शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें समझ आए कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और आपको समझ में आ रहा है। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए आज हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति बेटा, ठीक है। आपको सिलेबस उधर दिख रहा होगा, देख लीजिए जो सिलेबस है, ये हमारा सिलेबस है, 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। अच्छा ठीक है, देखिए संख्या पद्धति जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसमें चूंकि थोड़ा सा सिलेबस होता है संख्या पद्धति, लेकिन संख्या पद्धति एक ऐसी टॉपिक है बेटा कि बिना उसका नींव है, मैथ है, मैथ की नींव क्या है? संख्या पद्धति, संख्याओं के साथ खेलना, नंबर सिस्टम। यदि आप नंबर सिस्टम अच्छे से पढ़ ले गए, नंबर सिस्टम हो गया आपका, प्रतिशत हो गया आपका, लासा मासा हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री हो गई, ऐसे टॉपिक यदि आप पढ़ लिए तो पूरा मैथ खत्म हो जाता है। आधा मैथ तो 90% खत्म हो जाता है बेटा। इसलिए आप संख्या पद्धति को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो संख्या पद्धति आज हम शुरू करते हैं। यदि बेटा और बहुत डिटेल में आपको देखना है तो संख्या पद्धति पहले तो मैं पढ़ा रखा हूँ, लेकिन फिर भी आज हम देखते हैं, ठीक है। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। तो संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं आपकी? संख्याएं जो आज तक आप जिंदगी में पढ़ते हुए आए हो बेटा, वो संख्याएं 2 प्रकार की आपने देखा होगा। एक देखा होगा जब बचपन में पढ़ते थे तो 1 2 3 4 5 6 देखा होगा। एक और होती काल्पनिक संख्या जो अपने कल्पना से परे है, 2 संख्याएं होती हैं। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति आपकी 2 प्रकार की होती है बेटा। एक होता है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक जो आप देखते हुए आ रहे हो, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। और दूसरा होता है बेटा काल्पनिक संख्या। एक और होती है संख्या काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या जिसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक। 2 संख्याएं आपके समझ में आई। संख्या हम पढ़ रहे हैं संख्या पद्धति। संख्या में आपने देखा होगा कि संख्याएं 2 प्रकार की होती है, क्योंकि यदि तुम्हें संख्या ही नहीं आएगी तो मैथ कैसे आएगी बेटा? अरे फिर तुम्हें मैथ पढ़ने के लिए पहले अंकों को जोड़ना घटाना, उनको कैसे करना है, उनका सिंप्लीफिकेशन, अंक क्या होते हैं, 2 क्या है, 4 क्या, उनके बारे में उनकी जानकारी हो। जब आप थोड़ा बड़े होते हो तो आप वस्तुओं के बारे में जानकारी जानते हो। जैसे पंखा यदि आपका लगा हुआ तो आपको पता है कि हाँ इससे हवा मिलती है। संख्याओं के बारे में पहले आपको पता रहेगी, तभी आपको गणित बहुत ही बेसिक से आपको क्लियर होगा। पहले आपका फंडा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या बच्चा जो तुम आज तक देखते हुए आए हो, जितनी भी संख्या तुम्हारी आंखों से दिखते हुए आए, सबके सब वास्तविक संख्याएं हैं। काल्पनिक संख्या वो होती है जो आप नहीं देख पाए। आपने कहा सर काल्पनिक संख्या हम कब कहेंगे? हमने कहा जैसे बेटा तुमने ना अंडर रूट में तुमने देखा होगा कि 4 निकाले तो आया कितना? 2। तुम तो कहे सर ये तो बहुत अच्छे तरीके से हमने निकाल लिया। तो समझो बेटा, यदि अंडर रूट में -4 आ गया तब क्या करोगे? अब तो तुम फंस गए। तुम कहोगे सर अंडर रूट, ये वर्गमूल में, वर्गमूल यदि -4 का निकालना होगा, तुम कहोगे सर वर्गमूल 4 लिख लें और वर्गमूल में -1 लिख लें। हाँ वेरी गुड, लिख लो। वर्गमूल जब 4 करोगे बेटा तो 2 आएगा, लेकिन इसका क्या करें सर, ये क्या होगा? तो बेटा वही जो वर्गमूल में -1 तुम्हें दिख रहा है, इसी को एक टर्म बोल दिया जाता है, उसे बोला जाता है आई। उसे एक टर्म बोला गया आई। और ये जो टर्म आई है वो टर्म लिया गया लैटिन वर्ड आयोटा से लिया गया है, और इसी आई को ही बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। दिस इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। यही आपका इमेजिनरी नंबर है बेटा, यही इमेजिनरी नंबर है। इसी को बोलते हैं काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर इसी को बोलते हैं आई को। यदि कहीं पर भी तुम्हें आई दिखा सिंपली तो क्या होगा? इमेजिनरी नंबर होगा। इसका मतलब है कि सर ये जो था ना, ये इमेजिनरी नंबर नहीं, ये वास्तविक संख्या बेटा, क्योंकि वर्गमूल यदि तुम 4 निकाले तुम्हारा 2 आया। लेकिन जब वर्गमूल में -4 निकाल रहे हो, तुमने देखा कि वर्गमूल 4 लिख लिया, वर्गमूल -1 लिख लिया, लेकिन 2 आई हो गया। इसको तुमने क्या कह दिया? आई कह दिया। तो 2 आई तुम्हारा हो गया काल्पनिक संख्या। इसका मतलब सर आई का मान, इसका मतलब सर आई का मान ना वर्गमूल में -1 कहीं भी लिखा रहेगा उसको हम आई लिख देंगे। हाँ सर, हाँ बेटा एकदम लिख दोगे। अच्छा इधर देखो,
आई घात दो दो करोगे, इधर भी घात 2 करना पड़ेगा, इधर भी घात 2 करना पड़ेगा, कर लो घात। घात 2 का मतलब जानते हो बेटा, घात 2 का मतलब होता है संख्या को 2 बार गुणा करना। देखो कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, घात 2 का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स करना, इसी को कहते हैं घात 2 करना हो गया। घात 2 कर दिया मतलब इस घात 2 था, 2 बार गुणा किया गया। तो -1 का 2 बार गुणा करोगे बेटा तो क्या हो जाएगा तुम बताओ, जब -1 का 2 बार गुणा करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा -1 गुणे -1, तुम्हें दिख रहा होगा। तो 1 और 1 माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब सर ये निकल करके आया, क्या मैं ये कह दूं सर कि आई की घात 2 की वैल्यू 1 होगी? हाँ बेटा, आई की वैल्यू माइनस अंडर रूट में माइनस वर्गमूल में 1 होगा, और आई घात 2 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो सर क्या आई घात 3 कितना होगा? बेटा आई ही मल्टीप्लाई कर दो, यही आई से गुणा कर दो, इधर भी आई से गुणा कर दो। जब आई से गुणा करोगे तो आई घात 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी आई। एक तो बेटा ये भी तुम्हें समझ में आया होगा। अब सर आई घात 4 क्या होगा? बेटा आई की घात 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तुम सोचो आई घात 2 की वैल्यू कितनी तुम्हें दिख रहा है? -1। फिर आई घात 2 की वैल्यू कितनी होगी? -1। दोनों गुणा कर दो, इधर गुणा करोगे तो आई घात 4 और यह -1 गुणे -1 कितना हो जाएगा? +1। कैसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर दोनों तरफ क्या करो वर्क कर दो, यहाँ भी वर्क कर दो, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आई घात 4 की वैल्यू बेटा कितना हो गया तुम्हारा? यहाँ पर तुम्हें कहीं एक जगह तुमने गड़बड़ कर दिया, ये देखो, ये इधर देखो, इधर देखो, इधर तुमने गड़बड़ ये कर दिया कि ये वर्गमूल में लिखा था, वर्गमूल में लिखा था, इसका वर्ग तुम किए, समझ गए? जब इसका तुमने किया 2 बार गुणा किया गया, इधर देखो 2 बार गुणा किया गया, ये तुमने ध्यान नहीं दिया। अब दोनों तरफ तुम ना आई का वर्ग कर दो, आई घात 2 कर दो, इधर भी आई घात 2 कर दो, इधर भी अंडर रूट में वर्गमूल में -1 की घात 2 कर दो। तो यहाँ जब आई घात तुम 2 करोगे बेटा तो यहाँ क्या होगा? वर्गमूल में -1 और गुणे वर्गमूल में -1। अब तुम जानते हो दो संख्याओं का यदि वर्गमूल में ऐसे गुणा करोगे बेटा, इधर देखो वर्गमूल में यदि x लिखा गया उसकी घात तुम 2 करोगे तो तुम्हें पता है कि जो वर्गमूल होता है चिन्ह, इसकी वैल्यू होती है x की घात 1/2। ये जो चिन्ह ऐसे बना हुआ वर्गमूल, इसी को घात 1/2 भी लिखा जाता है बेटा। यदि तुम इधर वर्ग किए तो सर इधर भी तो वर्ग करेंगे, इधर भी तो वर्ग करोगे बेटा। जब दोनों वर्ग करोगे तो फिर ऐसे कैसे लिखा जाएगा? x की घात 1/2 गुणे 2, 2 से 2 क्या हो जाए? कट जाए, तो x की घात क्या बचा बेटा? 1 बचा, x की घात 1 बचा। इसी तरीके से जब दोनों संख्याओं का वर्गमूल का गुणा करोगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो आई घात 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। आई घात 2 की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी? -1 हो गई। इसी तरीके से आई घात सर 3 कर ले तब बेटा, आई घात 3 करोगे, यहाँ आई गुणा करोगे, इधर भी आई गुणा करोगे तो -i हो जाएगा। और आई घात 4 गुणा करोगे बेटा तब क्या होगा? -i और गुणे -1। अरे भाई आई घात 4, इसका दोनों तरफ वर्ग कर दो तो -1 का वर्ग करोगे क्या आ जाएगा? +1। तो यहाँ से तुम्हें एक कंक्लूजन निकल करके बेटा ये आया, यहाँ तुम्हें एक कंक्लूजन ये निकल करके आया कि सर आई की वैल्यू तो -1 होती है, तो आई घात 2 की वैल्यू सर -1 होती है। यस, एक चीज आपको ये याद रखना, एक याद रखना कि आई घात 4 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? वो होती है +1। ये 3 कंक्लूजन तुम्हें याद रखना यहाँ से। एक तो आई घात हो गया वर्गमूल में -1, आई घात 2 की वैल्यू होगी -1 और आई घात 4 की वैल्यू +1। तो मैं देखो क्वेश्चन पेपर में आया तो क्वेश्चन सिंपली ऐसे आएगा। देखो प्रश्न कैसे आएंगे, प्रश्न आएगा कैसे लिखा गया? आई की घात 24 + 2i की घात 20। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू क्या होगी तुम थोड़ा बताओ, ये बताओ। यदि इसमें देखा जाए तो इसमें आई घात 4 है कि नहीं? 4 छक 24 होता, देखो 4 छक 24। और तुम यहाँ देखो 2 आई घात 20 लिखा ना बेटा, तो 4 पंचे 20। तो इसका मतलब सर 4 छक 24 होता है, 4 पंचे 20 होता है। आई घात 4 का मान कितना? 1। तो यहाँ हो गया 1 की घात 6 और +2, और आई घात 4 का मान कितना? 1 और 1 घात 5। तो बेटा इधर देखो 1 घात 6 1 और 1 घात 5 1 ही आएगा, 1 में 2 से गुणा करोगे 2 आएगा, तो आंसर कितना आ गया? 3। तो नॉर्मली क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा कि ये तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि आई घात 4 की वैल्यू 1 होती है, आई घात 2 की वैल्यू -1 होती है। एक ऐसा तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं यहाँ पर, एक प्रश्न और देखो। यदि ऐसा भी हो सकता है कि आई घात, जहाँ ये लिखा 23 प्लस या माइनस कर लो इसको, -3i की घात जो तुम्हें वहाँ पर लिखा गया तो 20, इसको कर लो तुम 17 कर लो, 17 कर लो। देखो ऐसे भी हो सकता है। अब यहाँ सॉल्व करो क्या होगा? तो सर ये काम करें ना कि आई की घात देख लें कि यहाँ पर 4 कितनी बार है। तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हो, आई घात 20 × आई घात 3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिख सकते हो आई घात 16 और इंटू आई लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा ये देखो ये आई घात 20, इसमें 4 है कि नहीं है?
भाई 4 4 5 20 होगा, इसका मान क्या हो जाएगा बेटा, इसका मान हो जाएगा 1। यहाँ देखो 4 4 16 है, जिसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ बचा i घात 3, और i घात 3 का मान कितना है -i, तो हो गया -i। और यहाँ पर 3i, तो यहाँ 3i हो गया। माइनस माइनस प्लस होता है, संख्या जोड़ लेंगे 3i और 1i, कितना आई 4i। चिन्ह उसका जो बड़ा कौन -3, तो माइनस। सिंप्लीफिकेशन तुम्हें करना नहीं आएगा तो मैं इसको तुम्हें जब सरलीकरण पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ये बात आपको ध्यान देना है। तो इस टॉपिक में हमें आई होप कि मुझे समझ में लग रहा है कि आपको समझ आ रहा होगा। तो इसमें क्या करना है आपको, कि इतनी बातें आपको ध्यान देनी है कि i का मान ये ध्यान देना है, i का वर्ग का मान ध्यान देना है, -1 होता है, ये चीजें हो गई। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो भी सिंपली क्वेश्चन आएगा, साधारण सा क्वेश्चन आएगा, जब हम प्रश्न करेंगे तो आपको बताएंगे, जब सरलीकरण बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे, तो ये चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है। अच्छा देखो, वास्तविक संख्या क्या होती है बेटा, जितना भी तुम माइनस अनंत से लेकर के फिर शून्य, माइनस अनंत से लेकर शून्य प्लस अनंत तक तुम पढ़े हो, ये सब की सब जितनी भी संख्याएं 1 2 -1 -4, ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, ये सब की सब संख्या क्या वास्तव, मतलब जो संख्या वास्तव में हो उसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। वो कैसी हो जाएंगी, वास्तविक संख्या हो गई। देखो बेटा, वास्तविक संख्या भी अब 2 प्रकार की होती है। अच्छा मेरी बात समझ पा रहे हो, काल्पनिक संख्या की हमारी बात हो गई कि काल्पनिक संख्या ऐसी जिसमें कहीं पर भी तुम्हें i दिखा तो काल्पनिक संख्या होगा, और यदि काल्पनिक संख्या है वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या वास्तविक संख्या दोनों संख्याओं को मिक्स कर दोगे तो एक और संख्या बन के आती है जिसे बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या क्या होता है, उसमें जैसे देखो 2 लिखा है प्लस 3i, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों संख्याओं को यदि तुम मिला दोगे तो क्या बोल जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। वास्तविक संख्या देखो 2 प्रकार की होती है बेटा, फिर वास्तविक संख्या कितनी प्रकार की होती है, 2। अरे बोर हो रहे हो क्या, हैं वर्दी तुम अपने नाम करना चाहते हो और पढ़ना भी नहीं चाहते, तो या तो पढ़ लो या तो मत पढ़ो। भाई 2 ही चीज हो सकता है ना, या तो पढ़ाई की जाए या तो ना की जाए, बीच वाला कोई चीज नहीं होता बेटा। ये तुम बीच में रह रहे हो, तुम सोच रहे हो कि नहीं हमें मौज मस्ती भी चाहिए और पढ़ाई भी चाहिए, तो नॉट पॉसिबल। आप यदि पढ़ना चाहते हो तो केवल पढ़ाई फोकस करिए। अरे मुझे पता है कि बेटा तुम मैथ यदि नहीं पढ़े होगे, वो बच्चा जो 12th तक मैथ नहीं पढ़ा है उसको हो सकता है कि एक बार में ना समझ में आए, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको समझ में ना आए। समझने के लिए तुम प्रयास करोगे, एक एक चीज मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, यदि नहीं समझ में आता तो आप उसमें कमेंट करिए कि सर ये जो चीज है ना मुझे नहीं समझ में आया, तो हो सकता है कि मैं दूसरे वीडियो में उसको कवर कर लूंगा, ठीक है। तो पढ़ने के पहले कोशिश करिए। देखिए वास्तविक संख्या 2 प्रकार की होती है, एक होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, समझे कि नहीं। तो परिमेय संख्या देखो, परिमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को बोलते हैं इरेशनल नंबर। इंग्लिश में मैं बार बार बोल रहा हूँ, हो सकता है कोई बच्चा ऐसा जो हिंदी ना समझ पा रहा हो, लेकिन ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि सारे बच्चों को हिंदी इतनी तो समझ में आती होगी। परिमेय को बोलते हैं रेशनल नंबर, अपरिमेय को इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, देखो इसकी डेफिनेशन ना कहीं कहीं लिखा तो डेफिनेशन ही गलत लिखा रहता है, तो उसकी डेफिनेशन मतलब परिभाषा इसकी गलत लिखी रहती है। परिभाषा क्या होती है, परिमेय संख्या लिखा रहेगा ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाए और परिमेय होती है। लो देखो मैं एक और लिख दिया, क्या परिमेय नहीं है, ये कहाँ p/q के रूप में लिखी गई, तो ऐसे लिख देगा कि ऐसी संख्या जो p/q के रूप में दोगे ये परिमेय संख्या नहीं, ये भी है। तो डेफिनेशन में आप अपने कॉपी में नोट करेंगे ऐसी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाए लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन ये है, पहला कंडीशन ये हो गया आपका। दूसरी कंडीशन एक और है, ऐसी संख्या जो अपने आप को बार बार दोहराए उसे बोलते हैं आवर्ती संख्या। आवर्ती जो दशमलव होती है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती जो दशमलव होती हैं, आवर्ती दशमलव, या फिर बोलते हैं जो अपने आप को बार बार दोहराए, जो खुद को बार बार दोहराए, खुद को बार बार क्या करे, दोहराए। बेटा देखो पेशेंस बना करके लिखोगे तभी पढ़ो, देखोगे तो समझ आएगा, जो खुद को बार बार क्या करे, दोहराए। ऐसा क्या सर, ऐसा क्या, इसका एग्जांपल थोड़ा हमको समझाए, बात नहीं समझ आई। जो खुद को बार बार दोहराए, इसका क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो। हमने कहा बेटा ऐसी संख्या जो खुद को बार बार, जैसे 0.33333 खुद को क्या कर रहा है, बार बार आवर्ती उसकी हो रही है, तो इसको लिख देंगे 0.3 बार, ये भी परिमेय संख्या कहलाती है। अभी मैं इसको निकालूंगा p/q के रूप में। सर इसका क्या मतलब हुआ, बेटा इसका मतलब एग्जाम्पल लिख सकते हो कि 2/3 कोई लिखा गया है। अच्छा 0/3 ये भी परिमेय संख्या है। हमने कहा नीचे शून्य नहीं होना चाहिए, हमने ये नहीं कहा कि p शून्य नहीं होना चाहिए, p शून्य होगा तो ये भी शून्य संख्या। अच्छा 0 भी एक परिमेय संख्या है बेटा, 2 भी एक परिमेय संख्या है। अरे भाई 0/1 लिख सकते हैं ना, 2/1 लिख सकते हो। अरे भाई देखो 2/1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी परिमेय संख्या है। तो सारी ये परिमेय संख्या होगी। आवर्ती दशमलव जो खुद को बार बार दोहरा रही है, सब के सब परिमेय संख्या। हमने कहा 3 बार आ रहा था, उन्होंने बार लगा दिया, ये भी परिमेय संख्या। तीसरी कंडीशन एक और है, वो भी परिमेय संख्या होती है। तीसरी क्या होती है, जो शांत दशमलव होते हैं, जो शांत दशमलव होते हैं बेटा,
शांत दशमलव, जो शांत दशमलव आपके होते हैं वो भी परिमेय संख्या। शांत दशमलव क्या होते हैं? परिमेय संख्या। सर शांत दशमलव का मतलब क्या हो, थोड़ा समझाएं। तो इसका उदाहरण ले सकते हो कि दशमलव 125, या तुम कह सकते हो कि दशमलव 35। 35 मत करो तो देखो दशमलव 125 और दशमलव 35 ये शांत है ना जी, कहाँ दशमलव आगे नहीं आ रही संख्या, तो ये सब के सब क्या है? शांत दशमलव बोलते हैं। इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। दिस इज द रिकरिंग नंबर और रिपीटिंग नंबर। रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल एंड टर्मिनेटिंग डेसिमल इज नोन एज अ रेशनल नंबर। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी, ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी जाए जहां पर q 0 नहीं हो, और ऐसी संख्या जो ऐसी दशमलव संख्या जो खुद को बार बार दोहराए, मतलब दशमलव आवर्ती संख्या या शांत दशमलव संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। अ नंबर विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not is equal to 0 and also a repeating, recurring and terminating decimal is known as a rational number। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। बेटा ये परिमेय संख्या का ये सारी चीजें होंगी तो कहेंगे परिमेय संख्या है। क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन दे देगा ऐसे, देखो मैं यहाँ पर तुम्हें लिखता हूँ, 4 ऑप्शन दे देगा। कहेगा नंबर ए बताओ कौन सी परिमेय संख्या है 2/3, बी लिख देगा 0.32 बार, सी लिख देगा 0.125 और डी लिख देगा 0.3145, ऐसे से लिख देगा। अब कहेगा बताओ इसमें कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो बेटे 2/3 परिमेय संख्या है। देखो यहाँ बार लगा तो बार बार आएगा, परिमेय संख्या है। ये दशमलव खत्म हो गया, देखो इस तरीके दशमलव खत्म हो गया तो परिमेय संख्या। लेकिन देखो ये कहीं दोहरा नहीं, कहाँ दोहरा रहा है? देखो 3 1 4 5 आया, पता नहीं आगे क्या है मुझे नहीं पता, तो यही परिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से पूछा जाएगा तुमसे कि परिमेय संख्या क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के या नोट कर लेंगे, बना लेंगे अच्छे तरीके से। तो ये हमें बात समझ में आ गई कि क्या परिमेय संख्या है। ये सारी चीज जो भी दिखेंगी सब परिमेय संख्या होंगी। अच्छा एक चीज और बेटा बताओ, वर्गमूल में यदि 4 कभी दिखा तो परिमेय संख्या होगा, क्योंकि वर्गमूल में 4 की वैल्यू 2 होती है बेटा। अच्छा वर्गमूल में 3 दिखा तो इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो ये परिमेय संख्या नहीं है। अभी आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या में। तो ये सारी चीजें होंगी परिमेय संख्या की। हम इसको रफ करके बनाते हैं परिमेय संख्या के बाद दूसरी की अपरिमेय संख्या क्या होती है। देखिए आइए देखते हैं, अपरिमेय संख्या के बारे में भी देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या तो हम लोग देख लिया, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखा जाए, जो 2/3 4/5, शून्य भी परिमेय संख्या क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, 2 परिमेय संख्या 2/1 लिख सकते हैं, वर्गमूल में 4 क्योंकि वर्गमूल में 4 परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये सब के सब कैसी थी? परिमेय संख्या थी। 0.3 करके आ रहा था, 3 बार लगा दिया। 0.125 करके खत्म हो जा रहा था, तो वो भी परिमेय संख्या था। आते हैं अपरिमेय संख्या। बेटा अपरिमेय संख्या क्या है? वही संख्या जो परिमेय ना हो वह अपरिमेय कहलाती है। तो ऐसी संख्या जो परिमेय ना हो, ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में ना लिखा जाए, जो आवर्ती ना हो, जो टर्मिनेटिंग मतलब अपने आप खत्म ना हो जाए, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। इसकी एग्जांपल ही समझते सीधे सीधे। देखो जितने भी तुम्हें करणी दिखेंगे, करणी, जितने भी करणी तुम्हें दिखेंगी, करणी मतलब होता है जिसका तुम वर्गमूल ना निकाल पाओ, घनमूल ना निकाल पाओ। करणी ऐसी, जैसे करणी का मतलब हो गया वर्गमूल में 2, वर्गमूल में 3 या घनमूल में 2 ऐसे करके। तो करणी का स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरीके से होगा बेटा यन। किसी एक संख्या थी x, उसका तुम ये ले लिए, तुम कोई करणी यनवा मूल ले लिए, हाँ जी, तो तुम्हारा क्या होगा? करणी। सभी करणी कैसी होंगी? अपरिमेय संख्या होंगी। एक संख्या तुम्हें एक पाई दिखती है, पाई तुम्हारा क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। पाई का मान नहीं निकाल पाओगे। पाई का मान तुम देखोगे ना, तो पाई का मान जब कैलकुलेटर में अपने डालना मोबाइल में, देखोगे बहुत बड़ी संख्या आएगी। 3.14 के बाद बहुत बड़ी संख्या आएगी जो कि परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है, आपको पाई का मान यहाँ देखो दिख भी रहा होगा ना जी। ये देखो कहीं भी एक भी संख्या तुम्हारा, देखो कहीं भी एक भी तुम्हारी संख्या रिपीट नहीं कर रही है। कैसा है? परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं, अपरिमेय संख्या। कोई भी संख्या दोहरा नहीं रही है, ये पाई है। अच्छा एक चीज और देखो, 22/7 तुम्हारा ये p बटे q के रूप में लिखा गया, तो ये परिमेय संख्या। अच्छा पाई का मान ही 22/7 होता, मान नहीं होता 22/7। रुको मैं इसको अलग समझाता हूँ, अभी अलग समझाता हूँ। देखो ये हो गया सब अपरिमेय संख्या हो गई। जो 0.3145 ऐसे कोई संख्या रैंडमली आ गई जो दोहरा नहीं रही, तो क्या है? अपरिमेय संख्या है बेटा। अच्छा देखो 0.315 छोड़ दिया ऐसे, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। अपने आप को जो कहीं दोहराए ना, देखो 3 1 4 5 आया, आगे पता नहीं क्या आएगा, मुझे नहीं पता है ना जी। जब बेटा मुझे नहीं पता कि आगे क्या आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या है। अच्छा 0.135 फिर 315 फिर 315 यदि ऐसे आता तो मुझे पता है कि यही 315 यही बार बार आ रहा था, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। जो बार बार आता है, जो अपने आप को दोहराता है, वो परिमेय संख्या कहलाता है। और जो अपने आप को नहीं दोहराते हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाते। देखो ये नहीं दोहरा रहे, कोई भी संख्या 3 आया, 3 के बाद फिर 1 आया, फिर 4 आया, फिर 5 है, पता नहीं आगे क्या आएगा, तो अपरिमेय संख्या है। पाई जो तुम्हारी हो गई ऐसे वो भी आती है, वो भी अपरिमेय संख्या है। अच्छा अब कोई भी चीज जैसे लॉग वॉग में आता है वो सब अपरिमेय संख्या होती है। तो आपको इतना बस ध्यान देना, कोई भी करणी इस तरीके से होगी अपरिमेय संख्या होगी, जो अपना आपको नहीं दोहराएगा अपरिमेय संख्या होगा। ये क्या रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या। अब एक चीज हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, यहां तक आप नोट कर लीजिए।
यहीं पढ़ेंगे। तो यदि पाई ऐसा है तो आप बचपन में पढ़े होगे, यदि क्लास 10 तक पढ़े होगे तो मुझे जहां तक पता है कि तुम पढ़ा होगा कि पाई का मान तो सर 22/7 रख देते थे। तो इसमें क्या लोचा है बेटा? पाई का मान 22/7 नहीं होता। आज के बाद पहली बात जो तुम गलत अवधारणा बना ली उसको मिटा दो। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान लगभग 22/7 होता है। उसे लगभग का चिन्ह ऐसे नहीं होता बेटा, लगभग इस तरीके से लिखा जाता है, ये लगभग होता है 22/7 के लगभग बराबर होता है। देखो तुम्हें पाई का मान दिख रहा होगा और सीधे नीचे ही 22/7 का भी मान तुम्हें दिख रहा है। पाई का मान देखो क्या है, अब 22/7 का मान देखो। 22/7 का मान देखो एक अंक के बाद खुद को बार बार दोहरा रहा है। देखो एक अंक के बाद खुद को क्या कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है। लेकिन पाई का मान देखो कहीं नहीं दोहरा रहा होगा। देखो तुम ध्यान देखो अंक को, दोनों अंक दिख रहे हैं तुम्हें। तो एक अंक तुम्हें ऐसा है कि जो अपने आप को बार बार दोहरा रहा हो, क्या है 22/7 का मान तुम्हें देखो 22/7। अब यहां पर देखो 22/7 का मान देखो अपने आप को बार बार दोहरा रहा है। अब पाई का मान तुम्हें दिख रहा होगा कि कोई भी कहीं अंक एक दूसरे को दोहरा नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ जो खुद को बार बार दोहराएगा वो परमीय संख्या होगा, जो नहीं दोहराएगा। अच्छा तुम ध्यान से एक बार देखो कि पाई का जो पहले 2 अंक है दशमलव के बाद क्या लिखा गया है 3.14। इसके बाद अंक बदल गया। इसका भी देखो पहले 2 अंक पर 3.14 देखो, तो इसीलिए लगभग बराबर थे, इसलिए इसको लगभग बराबर मान लिया गया और कह दिया गया कि पाई का मान आज के बाद 22/7 रखा जाएगा अपने कैलकुलेशन के लिए। अदरवाइज पाई का मान अलग है, 22/7 का मान अलग है, तुम्हें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू। तो ये जो तुम्हारा है ये क्या है, परमीय संख्या है। और ये अपरमीय, ये परमीय क्यों है? क्योंकि देखो तुम्हें साफ साफ दिख रहा था कि ये अपने आप को बार बार दोहरा रहा था, ये अपने आप को बार बार दोहरा नहीं रहा था। ये कंसेप्शन मत पाल लेना कि सर पाई तो एक उसी का मान 22/7 होता है, तो पाई एक अपरमीय संख्या बेटा, परमीय संख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम, अब परमीय संख्या हो गया। परमीय संख्या कितनी प्रकार की होती हैं? देखो जो परमीय संख्याएं तुम्हारी हैं वो परमीय संख्याएं भी अब प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार की होंगी परमीय संख्या, एक होगा तुम्हारा पूर्णांक और एक होगा तुम्हारा दशमलव। पूर्णांक एंड सेकंड वन इज दशमलव। दशमलव पूर्णांक इंटीजर और दशमलव जो तुम्हारा है वो डेसिमल हो गया। ठीक, इंटीजर और डेसिमल। दशमलव इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी इंटीजर तुम पढ़ते हुए आए हो नंबर सिस्टम पे, माइनस इन अनंत से लेकर के 0 प्लस अनंत तक, ये सब के सब इंटीजर हैं। और जिसमें दशमलव, जैसे दशमलव, 0.1, 0.3, 4, 0.25, ये सब जितने हैं सब दशमलव में है। या कोई भी वैल्यू 2/3 लिखी गई हैं, 1/2, 1/3, 1/5, सबके सब क्या है? दशमलव है। तो बेटा ये दशमलव है और ये पूर्णांक है। पूर्णांक कोई संख्या लिखी गई होगी सर, जैसे अनंत, -1, 0, 4, 5, ऐसे कोई भी संख्या लिखी गई है, क्या है ये? पूर्णांक है। तो दशमलव तुम्हें समझ में आ गया। और दशमलव तुम्हारा क्या होता है ये क्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, दशमलव हम अलग से पढ़ेंगे कि दशमलव होता क्या है, दशमलव क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए मैं समझाता हूं तुम्हें। चलो दशमलव के लिए ना मैं पहले इसको पढ़ा लेता हूं, फिर दशमलव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे दशमलव क्वेश्चन आएगा बेटा? जैसे पूछा जाएगा 2/3, 4/9, देन 5/8 एंड देन 3/11। इसमें बोले कौन सा बड़ा संख्या है? क्योंकि ये दशमलव है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, जो बटे में वैल्यू लिखी जाती है जो ना कट जाए वो दशमलव संख्या कहलाएगी। कहेगा इसमें बड़ी संख्या कौन, छोटी संख्या क्या है? इसको हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए हमको पेशेंस चाहिए और थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, तो इसको हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, विद इन सेकंड देखते तुम क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसको हम अगले लेक्चर में लाएंगे। पहले पूर्णांक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहले पूर्णांक के बारे में देख लेते हैं। पूर्णांक तुम्हारा दशमलव बस दशमलव तक होता है। उसके बाद पूर्णांक तुम्हारा कितने प्रकार का होगा? पूर्णांक में ही सारी कहानी शुरू होगी। तुम पूर्णांक क्या देख रहे थे? नंबर सिस्टम पे दिख रहे थे, माइनस अनंत से 0 और प्लस अनंत तक। थोड़ा ध्यान देखना तो सब तुम्हें बात समझ में आ जाएगी। ये बताओ बेटा, अब संख्याओं के साथ खेलना यही शुरू होगी आपकी कहानी कि संख्याओं के साथ कैसे खेलना, 0 क्या है, माइनस अनंत तक क्या है, सारी चीजें तुम्हें समझ में आएंगी। देखो पहला पॉइंट ये है कि सर यदि कोई चीज 0 से शुरू होकर के अनंत तक चला जाए, 0 से अनंत तक, प्लस अनंत तक, तो ये क्या कहलाएगा? तो कोई संख्या जो 0 से अनंत तक जाती है उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, आज तक तुम पूर्ण संख्या का मतलब समझते थे क्या होता है, आज के बाद मैं तुम्हें बताऊं, तुम कभी भूलोगे नहीं। ये बताओ कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण कब कहलाएगी? बिना 0 की किसी संख्या को तुम पूर्ण कह सकते हो ना? गलती से मत कह देना। बिना 0 के कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण नहीं होगी। जैसे तो मैं तुमसे कह दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 लिखा है, तो बेटा क्या है? पूर्ण संख्या है ना? पूर्ण संख्या तब होगी जब उसमें एक 0 भी होगा, क्योंकि अब इन्हीं संख्याओं से कोई संख्या बन सकती है। तो ऐसी संख्या जो 0 से आज में समझ आया होगा उसे पूर्ण क्यों कहते हैं? जो अपने आप में पूर्ण हो, और 0 अपने आप में पूर्ण है बेटा। बिना 0 क्या? गणित ही बेकार है।
तो जो संख्या अपने आप में शून्य उसे पूर्णांक पूर्ण संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं उसको। तो शून्य से सबसे छोटी शून्य, 1, 2, 3 से करते करते प्लस अनंत जो होगा उसे बोलेंगे पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य। जैसे आया पेपर में कि बताओ निम्न में से कौन सा पूर्ण संख्या है, तो क्या बताओगे तुम? शून्य बताओगे, एक मत बोल देना। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? शून्य होगी। दूसरा आते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या आती है? ये हो गया पूर्ण संख्या। दूसरी आएगी आपकी, आएगा प्राकृतिक संख्या। इसे हेडिंग डालकर लिखते रहिएगा, प्राकृतिक संख्या। बताओ प्राकृतिक संख्या क्या होगा बेटा? प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या जो 1 से शुरू हो करके कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी, उसे क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी, इसे बोलते हैं नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। तुम्हारे पेपर में बेटा एक भी नहीं कहेगा कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या बताओ, सबसे छोटी बताएगा। याद रखना, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। तीसरे नंबर पे आ जाओ। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं। आपने पढ़ लिया पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या। धनात्मक संख्या क्या होती है? धनात्मक संख्या। तो धनात्मक संख्या तुम जानते हो कि सर धनात्मक संख्या +1, +2, +3 ये धनात्मक संख्याएं तुम्हारी हैं, प्लस अनंत तक। अच्छा, ऋणात्मक संख्या क्या होगी? यही देख लेते हैं। ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर ये हो गया। निगेटिव नंबर क्या हो गया सर? -1, -2, -3 करते करते माइनस अनंत तक बेटा, ठीक है। अच्छा, ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या पढ़ लिया। तो शून्य क्या है? शून्य क्या है बेटा? शून्य क्या है? तो शून्य ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। ये एक हेडिंग डाल करके लिख लो, क्योंकि ये बात समझ में आएगी, यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा। तो शून्य के बारे में तुम लिख लो बेटा कि शून्य क्या है। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य के बारे में नोट बना करके लिख लो। शून्य क्या है? शून्य, शून्य तुम्हारा ना ही धनात्मक है। कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया, शून्य क्या है? शून्य ना ही धनात्मक है, शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ना ही ऋणात्मक तो है क्या? तब न्यूट्रल है, मतलब शून्य ना धनात्मक होता ना ऋणात्मक। अच्छा, यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया है कि इनमें से कोई नहीं, तो क्या बताएंगे? तो शून्य को हम धनात्मक मान सकते हैं, क्योंकि शून्य कभी तुम -0 नहीं लिखा देखोगे। तो शून्य को धनात्मक मान सकते हैं यदि ऑप्शन में नहीं दिया गया तब। अदरवाइज ना शून्य ना ही धनात्मक है ना ऋणात्मक है। इसके बाद आती है सम संख्याएं। क्या होती है सम संख्या? क्या होती है? नोट करते रहना, अगली हेडिंग सम संख्या। ऐसी संख्या जो 2 से विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। सिंपली बस इतनी सी बात ध्यान देना है। जो संख्या 2 से कट जाए, कोई भी संख्या जो 2 से कट जाएगी, जिसमें शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। जिसमें शेषफल बेटा क्या आएगा? शून्य आएगा, उसे क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या सिंपली समझो, जो 2 से ना कटे विषम संख्या होगी। तो अगला हो गया विषम संख्या। क्या होती है बेटा? विषम संख्याएं जो 2 से ना कटे उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे बेटा। जो 2 से ना कटे कोई भी संख्या, जैसे x है, हमने 2 से काटा और नहीं कटा, शेषफल कुछ ना कुछ आ गया, 0 नहीं हुआ, तो हम उसे क्या बोलेंगे? विषम संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे सम संख्या में क्या होगी? जैसे 2 से कटेगा, 4 कटेगा, 6 कटेगा, 8, फिर 10, फिर 12, ऐसे सारी क्या है? सम संख्याएं। अच्छा, क्या ऐसा मैंने कहीं कहा कि ऋणात्मक सम संख्या नहीं होंगी? वो भी होगी। जैसे आप ऐसे भी कह सकते हो -4, -6, -10, -120, ये सब के सब सम संख्याएं बेटा, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो, सब सम संख्याएं हैं। और जो 2 से नहीं कटेगी, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, -5 हो गया, 5 हो गया, 8 नहीं 9 हो गया, ये सब संख्याएं किसी हैं? 2 से नहीं कटेंगी। ये सब के सब कैसी हैं? ये सब के सब तुम्हारी कैसी संख्याएं हैं? विषम संख्याएं हैं। एक और हेडिंग पढ़ लेते हैं। इसके बाद हमारी अगली हेडिंग होगी अभाज्य संख्या, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या के बारे में क्वेश्चन इतनी ज्यादा आता है, इसके बाद से बस लेक्चर आपका खत्म होने वाला है। एक और आप अगला टॉपिक आप डालेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या बेटा, अभाज्य संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे और उसका केवल 2 गुणनखंड हो। केवल मात्र क्या कितने गुणनखंड हो? केवल मात्र 2 गुणनखंड इसमें हो, 2 गुणनखंड हो। और 2 गुणनखंड वो क्या होना चाहिए? एक तो वो खुद से कटे, एक से कटे और खुद से कटे। खुद मतलब एक हो और खुद वो संख्या हो, खुद वो संख्या हो, खुद वो संख्या। इंग्लिश में बोलते हैं अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, मतलब खुद से कट रहा हो और एक से कट रहा हो। जैसे एग्जांपल तो ऐसे नहीं समझ पाओगे तुम। हमने कहा एक 2 है, 2 के बाद बोला हमने 3, 3 के बाद हमने बोला 5, 5 के बाद बोला 7, 7 के बाद बोला हमने कि 11। हमने कहा बेटा ये बताओ कि ये कैसी संख्या? तुमने कहा कि सर ना 2 ना केवल इसके 2 ही गुणनखंड है, ये तो 2 से कटेगा तो 1 से कटेगा। 3 ना संख्या सर 3 से कटेगा 1 से कटेगा। सर 5 ना 5 से कटेगा और 1 से कटेगा। इसके अलावा किसी से कट ही नहीं सकता। 7 से कटेगा 1 से कटेगा। तो ये किसे कटेगा? 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। 11 करना में 11, इसके अलावा किसी नहीं कटेगा। तो सबके देखो केवल 2 ही, केवल मात्र 2 ही गुणनखंड होना चाहिए।
केवल बस केवल केवल कितने गुणनखंड होना चाहिए? 2। ये बात तुम ध्यान देना, गुणनखंड कितना होना चाहिए? केवल 2। ऐसी कोई भी संख्या, बेटा तुम कहोगे सर 6 काहे नहीं है? बेटा 6 ना 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, कितने गुणनखंड हो गए? 3। केवल तुम्हें 2 ही गुणनखंड चाहिए, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो मैं बताऊं तुमको कि अभाज्य संख्या जो होती है, तुम लिखना लिख लो, ऐसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे और जिससे केवल बस केवल 2 ही गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लें कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, बताओ। अब आप बताओ। बोल देते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती, ना 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 ना, गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। 1 क्यों नहीं होती सर? क्योंकि जो 1 है बेटा उसके 2 गुणनखंड नहीं है। एक ही संख्या को 2 बार लिख सकते हो, तो क्या 2 गुणनखंड हो गया? नहीं, ऐसे तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, 2 गुणनखंड नहीं थी, इसलिए एक अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर देना आपका 17 होगा बेटा, फिर 19 होगी, फिर आपका 23 होगा, ऐसे करते करते फिर आपका 29 होगा, 29 बाद 31 होगा, 31 के बाद आपका आ जाएगा 37 होगा, 37 के बाद आपका 41 हो जाएगा। तो ये सारी अभाज्य संख्याएं आपकी हो जाएंगी। ठीक, तो ये अभाज्य संख्याएं होंगी सबसे छोटी। तो मेन मुद्दा बात क्या, हमने तुमसे क्या बोला, इन सब चीजों में ना सबसे छोटी चीज पूछी जाती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो यार इस बार लगा रखो सबसे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर जो होती है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, तभी क्या आएगा? 2। अब कह दिया कि आपका अगला बोल दिया कि कोई भी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, मतलब सम अभाज्य संख्या क्या होगी? सम अभाज्य संख्या, कोई भी छोटी बड़ी कोई भी सम अभाज्य संख्या। सम अभाज्य संख्या बेटा ऐसी बात है कि जितने भी अभाज्य संख्याएं है ना, 2 के बाद तुम ध्यान से देखोगे कोई भी संख्या सम नहीं आएगा। ऐसा क्यों? बेटा यदि कहीं गलती से सम आ गया, उसके अंदर 2 से कट जाएगा, उसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाएंगे। इसके बाद सबसे छोटी सम संख्या, सम अभाज्य संख्या 2। सबसे छोटी सम संख्या 2 या सम अभाज्य संख्या, सम ऐसी संख्या जो सम हो, ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, वो भी क्या है? 2 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि 2 ही उसका आंसर होगा। ये आपको बात समझ में आई होगी। तो अभाज्य संख्या के बारे में सब चीजें थी। इसी में एक चीज और लिख सकते हो, आई होप कि मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, मैं इधर मिटा देता हूँ। अभाज्य संख्या के बारे में लिख सकते हो कि 1 से लेकर के बेटा 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं कुल, तुम नोट करोगे तो 25 आएगा। 1 से लेकर के 50 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, नोट कर लेना, 15 होंगी। 1 से लेकर के 51 से लेकर के फिर 51 से लेकर के तुम्हारा 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होंगी बेटा? 10 होंगी। तो ये तुम याद कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से डायरेक्टली पूछा जा सकता है अभाज्य संख्या के बारे में। एक चीज और होता है कि ऐसी संख्या जो अभाज्य संख्या के रूप में लिखा गया है, यदि कोई भी संख्या अभाज्य संख्या है तो उसे 6k + -1 के रूप में लिखा जा सकता है। और कोई भी संख्या 6k + -1 के रूप में पहले से लिखी गई है तो अभाज्य संख्या होगी या नहीं होगी ये नहीं कह सकते। जैसे देखो कोई संख्या लिखी गई 25 को तुम लिख सकते हो 6 चौक 24 और +1, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन माय डियर जी कहीं गलती से लिखा गया 23 लिखा गया, तो ये अभाज्य संख्या, इसको ऐसे लिख सकते हो 6 चौक 24 और +-1, देखो ये भी 23 हो रहा है। तो 24 -1 करो क्या आएगा? तो ये 6k - 1 के रूप में लिखा गया और ये 6k + 1 के रूप में लिखा गया, तो लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं था। तो ये दोनों वाइस वर्सा आपको ध्यान देना है। ऐसी कोई भी संख्या जो अभाज्य संख्या है तो उसे 6k + -1 के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन पहले कोई संख्या पहले से ही 6k + -1 के रूप में लिखी गई है तो कोई जरूरी नहीं है कि अभाज्य संख्या ही हो। ये बात ध्यान देना, ठीक। अभाज्य संख्या तक इतना ही। इसके बाद हम पढ़ेंगे सह अभाज्य संख्या, ठीक। सह अभाज्य संख्या पढ़ लेंगे, सह अभाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, सह अभाज्य संख्या से पहले हेडिंग डाल लो तुम भाज्य संख्या क्या होती है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि इसी से मिला जुला है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या पढ़ लेते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर तुम्हारे ऐसे संख्या होती हैं जिसके 2 से अधिक गुणनखंड, जिसके बेटा 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। बोर तो नहीं हो रहे हो? बोर तो नहीं हो? देखो बेटा पढ़ा रहा हूं, मुजरा तो कर नहीं सकता है ना बेटा। तुम सोच रहे हो कि नहीं हम काचा बादाम पाका बादाम ऐसा कुछ मुजरा करने तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा। अब मैथ पढ़ रहे हो, थोड़ा तो बोरे से लगी। अच्छा ये थोड़ा सा टॉपिक भी ऐसा है कि जिसमें आपको पढ़ना है
कोई कैलकुलेशन नहीं है, आपको केवल ध्यान देना है। तो बेटा थोड़ा सा बोर लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लो, है ना। यदि मैं यहाँ पर यदि आप कुछ और बोलने लगा तो हो सकता है कि मैं ना पढ़ा पाऊँ और कुछ चीज़ छूट जाए। तो हर चीज़ आराम आराम से पढ़ेंगे। जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है बेटा, 4 के बाद 6 होगा। जो चीज़ें, जो संख्याएं अभाज्य थी उनको छोड़ दिया जाए, जो अभाज्य नहीं है वो बची हुई सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो एक को छोड़ दिया हमने, 4 6 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसा तुम मान सकते हो, ठीक है। ऐसा ये सारी चीजें तुम्हारी क्या हैं? ये सब के सब कैसी हैं? ये भाज्य संख्याएं जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड, मतलब 2 से अधिक मतलब 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। देखो इधर देखो, इसमें कितने गुणनखंड है? सर 2 से भी कटेगा, सर ये पहले 1 से कटेगा, फिर बेटा 2 से कटेगा, 4 से भी कटेगा। कितने गुणनखंड हो गए? 3। अब सब में 3 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, मतलब 2 से ज़्यादा गुणनखंड होगा ही होगा। तो क्वेश्चन हमारा मेन मुद्दा बात ये नहीं है, हमने आपको बताया मेन मुद्दा बात है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी बेटा? 4। ये बात तुम याद रखोगे बस। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। बाकी तुम्हें कोई लेना देना नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। पेपर में यही पूछेगा, टिक मार के चले जाना, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या, फिर से याद करो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2, सम अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, ठीक है। इसके बाद पढ़ लेते हैं सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या बारे में पढ़ लेते हैं। देखो ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं, हमने ये नहीं कहा ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं, कोई भी ऐसी 2 संख्याएं, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का मासा, ऐसी 2 संख्याएं जिनके बीच का मासा जो है वो कितना हो बेटा? 1 हो। ऐसी कोई भी 2 संख्या जिनके बीच का मासा 1 हो उसे बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। हमने ऐसा नहीं कहा कि ऐसी 2 अभाज्य संख्या, मैंने कहा ऐसी कोई भी 2 संख्या जिसके बीच का मासा कितना हो बेटा? 1 हो, तो उसे बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। इसका मतलब सर इसके एग्जाम्पल में ऐसा बोल सकते हैं क्या? अरे सर 2 5 बोल दूं क्या? हाँ बेटा 2 5, देखो 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी एक अभाज्य संख्या है, इनके बीच का मासा 1 है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि दोनों अभाज्य संख्या थी तभी ऐसी बात हुई। इधर देखो 4 भी ले लिया, 7 भी ले लिया, अब तो ये अभाज्य संख्या नहीं, लेकिन इनके बीच का मासा बेटा 1 है। अच्छा मासा नहीं जानते हो? अब क्या बताएं यार, मासा के लिए थोड़ा आगे बढ़ेंगे, संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी संख्या पद्धति पढ़ रहे हैं, फिर लासा मासा पढ़ेंगे, फिर परसेंटेज पढ़ेंगे, आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। मासा बेटा होता है कि ऐसी 2 संख्याओं का गुणनखंड करो जिनमें जो चीज कॉमन है। 7 का तुम 4 का गुणनखंड करोगे क्या आएगा? 2 गुणे 2 गुणे 1, यही तो करोगे, 2 दूनी 4 क्रम 4, या तुम ऐसे लिख लो, क्रम से लिख लो 1 गुणे 2 गुणे 2। ऐसे तुम 7 का करोगे बेटा तो आएगा 1 गुणे 7 है होगा। दोनों में क्या कॉमन है? 1 कॉमन है, तो इसका मासा जो दोनों में कॉमन हो मासा है, तो मासा है। अदरवाइज एक और तरीका होता है, दोनों का अंतर कर लो, अंतर कितना आया? 3, लेकिन 3 से दोनों संख्या कटनी चाहिए, नहीं कट रहा तो 3 का गुणा कर लो, 3 कन्नन 3। अब 1 से दोनों संख्या कट रहा तो 1 हमारा मासा है। ये मैं आगे बताऊंगा, इसके लिए थोड़ा सा सब्र रखो। तो बस इतना याद रखो कि जिनके 2 संख्याओं के बीच का मासा यदि 1 है तो उसे क्या बोलते हैं? सहअभाज्य संख्या। वो कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या तुम्हारी ऐसी भी हो सकती है कि संख्या एक तुम्हारी 20 है, एक 11 है, जरूरी नहीं कि दोनों संख्या कैसी हो? अभाज्य हो। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। आई होप कि समझ में आया होगा, इसे आप समझ आ गया होगा आपको, यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। अगला एक होता है, एक लिख लीजिए संपूर्ण संख्या। एक आता है, अगला आएगा आपका संपूर्ण संख्या। संपूर्ण संख्या क्या संख्या? संपूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर। इसे क्या बोलते हैं? परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, ठीक। परफेक्ट नंबर क्या होता है बेटा? परफेक्ट नंबर क्या होता है? देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं वह संख्या हो। ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योगफल स्वयं वह संख्या है, मतलब कि उस संख्या को छोड़ करके ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड, जैसे मैं तुम्हें एग्जाम्पल समझाऊं, जैसे मैंने एक 6 लिया, 6 का गुणनखंड किया, 6 1 से भी कटेगा बेटा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। यदि खुद की संख्या को छोड़ दिया जाए, जिस 6 से काटे थे, तो इनका जोड़ जो होगा वो 6 आना चाहिए। इसे बोलते हैं परफेक्ट नंबर, इसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। जैसे आपने 2 3 और 2 को जोड़ा, 5 है, 5 एक में 1 जोड़ दिया, 6 हो गए। जैसे गुणनखंडों को जोड़ दिया गया तो 6 गुणनखंडों को जोड़ा, 1 + 2 + 3 6 आ रहा है, तो ये परफेक्ट संख्या होती है। यदि उसके उस संख्या को भी इंक्लूड कर लेंगे तो 2 गुना आना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग और संख्या उसमें इटसेल्फ खुद हो, ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग और वो संख्या खुद ही उसके अंदर हो, उनका जोड़ यदि उस संख्या से 2 गुना आता है तो उसे बोलते हैं संपूर्ण संख्या। तो बेटा आपको बस इतना सी बात याद रखनी है, 1 से
100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में, नोट कर लेना, 100 के बीच में कितनी संपूर्ण संख्या होती है? बीच में कुल संपूर्ण संख्या, कुल संपूर्ण संख्या जो तुम्हारी होती हैं, संपूर्ण जो संख्या तुम्हारी होती है वो केवल केवल कितनी होती है? मात्र 2 होती है। मात्र 2 ही ऐसी संख्या होती है। वो क्या 2 हैं बेटा? एक 6 होगा, एक 28 होगा। एक 6 है, एक 28 है। 6 कैसे सर? 6 करोगे बेटा तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा। और 6 से अब 6 लिखोगे थोड़ा, नहीं तो इनको जोड़ लिया जाए, जोड़ो कितना आएगा? 6 आएगा। ऐसे यहाँ पर देखो सर, 1 से कटेगा बेटा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 जो 24, 6 से नहीं, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, फिर तुम्हारा किससे कटेगा? 14 से कटेगा, 14 से कटेगा। इन संख्याओं को तुम जोड़ लो। देखो 7, 7, 3, 10, 4, 14, 14, 14, 28। इन संख्याओं को जोड़ोगे तो क्या आएगा? 28। अच्छा, एक चीज़ और, यदि उनके गुणनखंड में एक 6 और शामिल कर लोगे तो देखो उसका 2 गुना बन रहा है। कहने का मतलब यही है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं बनेगी। तो तुम दिमाग लगा रहे होगे सर 14 भी करके देख लीजिए। तो ये बेटा किससे करेगा? 1 से कटेगा, 14 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 से कटेगा, इसके बाद फिर 14, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10 को नहीं बना। तो आपको बस इतना याद रखना, 1 से लेकर के 100 के बीच में कुल संपूर्ण संख्या मात्र कितनी होती हैं? 2 होती, मात्र 2 होती। वो कौन कौन सी? 6 और 28, 6 और 28। तुम्हें बस इतना याद रखना, 6 और 28 क्या है? संपूर्ण संख्या है। पेपर में पूछा जाएगा कि बताओ निम्न में से कौन संपूर्ण संख्या है। ऑप्शन दे देगा, ऐसे ऑप्शन तुम्हें दे देगा 6 बताओ निम्न में से कौन संपूर्ण संख्या है? 7 है, या सी तुम्हारा 24 है, या डी तुम्हारा 20। बताओ इसमें संपूर्ण संख्या क्या? तुम कहोगे 6 संपूर्ण संख्या है। 28 संपूर्ण संख्या, 2 संख्याएं ऐसी होती है जो संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा। एक और आगे लिख लेंगे, अगला स्टार बना करके आप लिख रहे होंगे। अगला आप लिखेंगे फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान एक होता है आपका बेटा फेस वैल्यू, इसे बोलते हैं जातीय मान। जातीय मान इसे बोलते हैं आपका, इसे बोलते हैं प्लेस वैल्यू हो गया, ये आपका होगा फेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू, फेस मतलब कि फेस की वैल्यू है। जैसे एक संख्या ले लो, कोई भी एक संख्या पकड़ लो, एक संख्या ले लिया हमने कहा कि 6424 लिख दिया। बताओ इसमें 2 का स्थानीय मान कितना होगा? तुम कहोगे सर 2 का स्थान मतलब किस स्थान पर? स्थान मतलब किस स्थान? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, किस स्थान मतलब क्या बेटा? अरे कौनी स्थान पे हो तुम? पहले स्थान पे हो तुम, पेपर दिए, तुम्हारा कौन सा स्थान आया था? किस स्थान पर है? दूसरा स्थान क्या होता है? इकाई, दहाई। दहाई मतलब 2 होता है 10, तो 10 हो गया तो कितना हो जाएगा? 20। इकाई स्थान पर है। 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 गुणे 1। इकाई मतलब 1 होता है 4। इकाई है ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हजार है, ऐसे तो बेटा होता है। तो 4 की बात करोगे तो 4 गुणे 100 तो हो जाएगा 400। ऐसे 6 की बात करोगे 6 गुणे 1000 तो हो जाएगा कितना? 6000। ठीक है। जातीय मान इसी में कर दोगे, इसी संख्या का जातीय मान बताओ। तो जातीय मान का मतलब हो गया बेटा फेस वैल्यू, उसके चेहरे की वैल्यू क्या है? 4 का जातीय मान 4 होगा, 2 का जातीय मान 2 होगा, 4 का जातीय मान फिर 4 होगा, 6 का जातीय मान कितना होगा? 6 होगा। जो संख्या हुई उसका जातीय मान होगा। यदि नहीं दिख रहा तो आप समझ जाओ कि 6, 4, 2, 4 में जातीय मान यदि 4 का पूछा गया 4 होगा। जातीय मान बेटा कि वो उसका क्या है, उस नंबर क्या है, बस खत्म हुई। अरे तुम सोच रहे हो अरे यार मैं इसमें क्या बता दूं? फेस वैल्यू में 4 का फेस वैल्यू कितना है? 4। 2 का फेस वैल्यू कितना? 2। 4 का कितना है? 4। और 6 कितना? 6। जातीय मान ये होता है, स्थानीय मान ये होता है। आई होप कि यहां तक हम लोगों ने हर बात समझ लिया। एक चीज ऐसे वही था कि दशमलव को बताना कौन छोटा कौन सा बड़ा है। ठीक है, हमने हर एक चीज को, आई थिंक कि इसमें से अब कुछ निगेटिव और सब तो हो गया ना जी, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव सब हमने बता दिया। आपको सम संख्या विषम संख्या सब बता दिया। आई होप कि सब चीजें कवर हो चुकी हैं। इसमें यदि कोई भी कोई टॉपिक यदि एक आध भी कुछ छूटा होगा तो बताएंगे, वैसे कोई छूटा नहीं है, सब चीजें हमने A to Z सब कवर कर लिया। ठीक, इसको प्रॉपर तरीके से आप नोट्स बनाएंगे। ये आपकी सारी कहानी थी, ये सारी कहानी थी संख्या पद्धति की। इसको आराम से नोट्स बना लेंगे बैठ करके। नोट्स बनाने के बाद कोई भी चीज अब आगे करना क्या है, आप उस नोट्स में कोई भी चीज जो ना समझ, जो मैंने अंडरलाइन किया है, जैसे अंडरलाइन किया उसको अंडरलाइन कर लेंगे। जो चीज में बेटा ना समझ आया होगा उसको आप तुरंत कमेंट करेंगे कि सर ये चीज हमको नहीं समझ आया, लिख करके बताएंगे ये चीज हमको फला फला नहीं समझ आया। दूसरी बात है, वीडियो में सब्सक्राइब बटन दिख रही होगी, उस लाल बटन को कूद करके काला करो, वो हमको नहीं पता, तुम बस काला करो उसको और शेयर करो, जितना तुम शेयर कर सकते हो शेयर करो, लाइक करो। और बेटा तुम्हें पसंद आता है ना, तुम्हें चीजें पसंद आती है तो लाइक जरूर किया। तुम्हारे एक सपोर्ट से
हमें अच्छा लगेगा, तुम्हारा ही सपोर्ट, और तुम लाइक करोगे, देखोगे, शेयर करोगे तो हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, हम तुम्हें अच्छे से समझाएंगे। आई होप कि हमने पूरे अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश भी किया और आपको समझ आया भी होगा। और अब की बार वर्दी तुम्हारे नाम। इश्क करने के लिए थोड़ा जुनून पालो, है ना जी। हौसले बुलंद रखने के लिए खुद के अंदर आग पैदा करना पड़ेगा और वो तुम करोगे। थैंक यू सो मच। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।